पेज नंबर 11 टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। पेज नंबर 11 टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, प्रॉफिट की वजह से बिजनेस में क्या क्या फायदे होंगे, सर हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम बिजनेस में काम कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएंगे। बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, सर लंबे टाइम तक अगर हमें चलना है तो प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन। देखिए सर, रिलायंस जियो ने 1 साल तक लॉस पर काम करा, फ्री सिम दे रहे हैं, फ्री डेटा दे रहे हैं, फ्री कॉलिंग दे रहे हैं, तो लॉस पर काम करा। तो लॉस पे शॉर्ट टर्म के लिए ही काम कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं तो प्रॉफिट चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बढ़ाने के लिए बिजनेस। ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो, बढ़े और तरक्की करे। फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड, बिजनेस को बड़ा करने के लिए और पैसा चाहिए। सर मेरे पास आज 4 ऑफिस खुले हुए हैं, मुझे और ब्रांच खोलनी है 5 की, मुझे और पैसा चाहिए 5वीं ब्रांच खोलने के लिए। Retained earnings is a very good source of capital। क्या मतलब है इसका? सर बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगा दी, जो ओनर से उसका पैसा लगा था उसे कैपिटल कहते हैं। अब साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 2 लाख। अब एक अच्छा बिजनेसमैन पता क्या करेगा, अब नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख का प्रॉफिट बना वो बिजनेस से निकालेगा नहीं, वो 2 लाख का बिजनेस के अंदर ही लगा देगा। इसे बोलते हैं अर्निंग, जो रिटेन कर ली, रखे रखी बिजनेस के अंदर, उसको निकाली नहीं, दैट इज रिटेन अर्निंग। उससे क्या होगा कि देखो इसने 10 लाख रुपए लगाए थे लास्ट ईयर, वो 2 लाख कमाया, मतलब 20% कमाया। अब नेक्स्ट ईयर वो 12 लाख रुपए लगा रहा है, तो 20% के हिसाब से वो 2,40,000 कमाया। लास्ट ईयर 2 लाख कमाए थे, अब 240 कमाए, 40,000 रुपए से अर्निंग बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सबसे बेस्ट सोर्स है कैपिटल का बिजनेस एक्सपेंशन। एग्जांपल मैं बात करूं, सर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जब मैंने 2009 में, तो मतलब सिर्फ टेबल चेयर पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे बच्चों की फीस आई तो फिर मैंने कंप्यूटर लिया नोट टाइप करने के लिए, और बच्चों की फीस आई, पहले मैं प्रिंट बाहर करवाता था, खुद का प्रिंटर ले लिया, और फीस आई फिर एसी लगवा ली, पर एसी नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने क्या करा, मैंने रिटेन्ड अर्निंग को ही यूज करा, मतलब जो अर्निंग हुई मेरे को फीस से वो मैंने विड्रॉ नहीं करी बिजनेस से, उसी को मैं रीइन्वेस्ट करता एक्सपेंशन के लिए। पॉइंट नंबर 3, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी प्रॉफिट इज दैट पावर व्हिच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज, ओनर और वर्कर। पार्टी का मतलब यहाँ पर पर्सन से होता है, तो जो ओनर है और जो वर्कर है दोनों के लिए ही बेस्ट है टू डू देयर बेस्ट, एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट दे विल गेट गुड कॉम्पेंसेशन फॉर देयर एफर्ट। तो जब कंपनी में प्रॉफिट अच्छा होता है तो बोनस बांटा जाता है, नए नए इंसेंटिव दिए जाते हैं। प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी को बोनस वगैरह नहीं मिलता। तो एम्प्लॉय का भी फायदा है कि प्रॉफिट हो, ओनर का तो फायदा है। इट फाइनली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, मतलब एम्प्लॉय को पता है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ज्यादा पैसा मिलेगा, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। फोर्थ पॉइंट, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज सर कंपनी की सिंपल सी बात, सर आपके कजन्स वगैरह में कोई ऐसा कजन हो जिसका पैकेज 40-50 लाख पहुंच गया हो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उसकी इमेज बहुत अच्छी हो गई, ये वाले भैया बहुत अच्छे तरह पैकेज है, इतना बड़े सक्सेसफुल है, इनसे गाइडेंस हो, इनसे एडवाइस हो कैसे करना चाहिए, तो प्रेस्टीज बन जाती है। ऑब्वियसली जिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है उसकी अपनी प्रेस्टीज बन जाएगी, रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, उसको जानेंगे पहचानेंगे। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न, सभी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इट हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस, अच्छी क्वालिटी गुड्स सप्लाई करेगा एट रीजनेबल प्राइस, ठीक ठीक प्राइस पर, महंगे नहीं। एडिक्वेट होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, ना कम ना ज्यादा। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी ठीक ठाक दे,
बहुत ज़्यादा भी मत दो कि नुकसान हो जाए कंपनी को, बहुत कम भी मत दो कि एम्प्लॉय भाग जाए। एम्प्लॉय भागेगा सर, कोई राम एम्प्लॉय है सर कंपनी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है, 6 लाख का पैकेज है उसका, साल को 6 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इस साल उसका काम अच्छा था, उसके पैकेज 8 लाख कर दिया। जनरली कंपनीज में देखा गया है कि जैसे कि पैकेज बढ़ता है ना, एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देते हैं। सोच के देखो उसका सैलरी बढ़ जाए, कंपनी की छोड़ रहा है तो होता क्या है। जब मिस्टर राम जब जॉब लगती है ना, तो ऐसा नहीं है, वो देखो हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि जितनी मुझे सैलरी मिल रही है मैं ज्यादा डिजर्व करूंगा, और हर कंपनी ये सोचती है जितना डिजर्व करना है उससे ज्यादा सैलरी दे रहा है। सिंपल सी बात है, जिसको पैसे जो पैसा देता है हमें उसको ज्यादा लगते हैं, और जो पैसा देता है हमें उसको कम से कम लगते हैं। ठीक बात है। तो मिस्टर राम जब बाकी कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा होता है, तो हर कंपनी वाले पूछते हैं कि आपको लास्ट ड्रॉइंग की सैलरी कितनी, लास्ट आपको सैलरी कितनी है। वो हर जगह 6 लाख दे रहा था। तो जो बाकी जहाँ इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर उस अकॉर्डिंग वो 6.5 के साथ ऐसा ही ऑफर करते हैं। ये हर कंपनी में प्रैक्टिकली एमएनसी जितनी भी हैं उन सब में ऐसा ही होता है कि लास्ट आपकी सैलरी कितने मिले, उसके 10-20% बढ़ा करके सैलरी बोल देते हैं वो लोग। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैं कहता हूँ मेरी सैलरी 5 लाख दीजिए तो मुझे 8 लाख या 9 लाख दे देंगे, ऐसा कुछ कोई कंपनी नहीं करती। वो भी सोचते हैं कि 5 लाख इसको मिल रहे थे, हम 6 दे रहे थे, इसको फायदा है, क्यों इसको ज़्यादा दें। समझ आ रही बात? तो 1 आध लाख एक्स्ट्रा दे देते हैं बस। अब जैसे ही मेरा पैकेज 8 लाख का हो गया, अब मैं फटाफट कंपनी में भागूंगा इंटरव्यू देने के लिए, और हर एक को ये बोलूंगा कि मेरे 8 लाख की सैलरी दी। अब मुझे अलग कंपनी में 9 या 10 मिले। ठीक है जी, लास्ट राउंड सैलरी देखी जाती है इंक्रीमेंट के लिए। हाँ, नहीं पढ़ रहे थे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, उसके बाद टू पे। रेम्यूनरेशन वर्ड के अंदर ना सैलरी भी आ गई और परक्विजिट्स भी आ गए। परक्विजिट्स क्या होते हैं देखिए, परक्विजिट्स होते हैं एडिशनल बेनिफिट। जैसे कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं, कंपनी के अंदर 50,000 रुपए सैलरी मिलती है, मैं एम्प्लॉयर को जब जॉब मिल रही है, उस टाइम एम्प्लॉय कह रहा था मैं बहुत दूर से आता हूं, मेरा 5,000 तो किराया लग जाएगा आने जाने का, तो कहता ठीक है जी 5,000 और मिलेगा, कन्वेंस बोलते हैं जिसको, ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा, और जैसे सैलरी बढ़ने की बजाय और चीजें देखी, थोड़ा ना इनकम टैक्स में लेके जा रहा हूं आपको। इनकम टैक्स एक्ट में इसके हिसाब से सर एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है डेफिनेटली उसकी इनकम है, उसको उस पर टैक्स देना चाहिए। इनकम टैक्स लॉ में क्या रूल लिख दिया कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेसिक खर्चों के नाम पे खर्चे दे रहा है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा दे रहा है, घर का किराया देने के लिए खर्चा दे रहा है, रास्ते में जाने के लिए किराया दे रहा है, ऐसी छोटे बड़े खर्चे दे रहा है, तो एम्प्लॉय जो है हमें उसको ऐसी चीज़ों को इनकम नहीं मानना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, छूट दे रखी है, उसको छूट दे रखी है इनकम टैक्स में एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए पैसे दे रखे। ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में पता होता क्या है, ऑब्वियसली सर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय को कोई टेंशन नहीं है, एम्प्लॉयर को भाई एम्प्लॉयर को इस बात से मतलब नहीं है एम्प्लॉय के बच्चे पढ़े या वो किराया कैसे दे रहा है, वो घर कहाँ रहेगा, सीधी सी बात है। प्रैक्टिकली होता क्या है, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं बॉस के पास जाता हूँ, सर सैलरी कितनी दो, वो कह रहा है 50,000 का महीना दूंगा, मैं कहता हूँ सर 50,000 का महीना ही दो, लेकिन एक काम करो आप ये बोलो कि 2,000 रुपये मेरे बच्चों की पढ़ाई के, 1,000 रुपये मेरे किराए के हैं, 5,000 रुपये मेरे घर के किराए के हैं, ऐसे ऐसे करके 30,000 तो ये हो गए, और बाकी के 20,000 मुझे नॉर्मल सैलरी दो, ऐसे करके दे दो सर आप। समझ आ रही बात? एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं है, उसको 50,000 रुपये दे दे, एम्प्लॉय को फायदा क्या होगा कि 50,000 में से टैक्स सिर्फ 20,000 की सैलरी पे देना होगा। समझ आ रही बात? क्या फायदा मिलेगा एम्प्लॉय को? ठीक है, बाकी 30,000 की सैलरी पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जरूरी चीजों के लिए छूट है, तो मैं ले 50,000 ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे बोल करके ले रहा हूँ कि घर के खर्चे उसके खर्चे उसके खर्चे। अब और बता दो प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली सर एम्प्लॉय को इतनी नॉलेज होती ही नहीं है कि भाई कहाँ कितनी कितनी छूट है। तो जो कंपनी है जिसके अंडर 2,000 एम्प्लॉयज काम कर रहा है, तो हम जैसे सीएस को हायर करता है कंपनी वाले कि हमारे 2,000 एम्प्लॉयज हैं, उन सबका ना बना दो पेरोल, पेरोल बोलते हैं इसको, कि उसमें सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कितना हाउस रेंट का, कितना बच्चों की एजुकेशन का, कितना हॉस्टल का खर्चा, कितना कन्वेंस का खर्चा, ऐसे बांट के उसमें हम खुद कैलकुलेट करके देते हैं ताकि एम्प्लॉय का फायदा हो। ठीक। तो रेम्यूनरेशन वर्ड जो था, रेम्यूनरेशन में बोल, इसके अंदर रेम्यूनरेशन के अंदर जो बेसिक सैलरी है या बच्चों की पढ़ाई का सारी चीज आ जाती है।
टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। देखो डिविडेंड क्या है, जैसे देखिए ये मेरी दुकान है, मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप है, 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए कमा लिए, 2 लाख रुपए निकाल करके मैं घर लेके जा सकता हूँ, मेरी दुकान है, मेरी तरफ और जितना प्रॉफिट है वो मैं घर लेके जा सकता हूँ। अकाउंट्स में इसको ड्रॉइंग्स किया ठीक। अब सोचो कंपनी, एक रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, 32 लाख लोगों ने उसके अंदर पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर्स 32 लाख। अब कंपनी के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ 500 करोड़, अब वो प्रॉफिट कैसे निकालें, कैसे लोगों को दें, उसको उन्होंने सिस्टम बात रखा है डिविडेंड के नाम से। मतलब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ रुपए और शेयर्स हैं 1 करोड़, तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया सभी को 10 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड मिले। मान लीजिए मेरे पास एक शेयर है तो 10 रुपए मिले, मान लीजिए मेरे पास 500 शेयर है तो 500 इंटू 10 मुझे 5000 रुपए मिले। समझ आ रही बात? इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड क्यों कहते हैं सर इसको? देखो जो डिवाइड हो एंड में, जो बटे साल के एंड में, वो साल खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस कमा लिया कंपनी ने, उसके बाद जो बच गया वो कंपनी ने बांट दिया, तो जो डिवाइड हो एंड में उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी में बांटा जाता है शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट। तो सफिशिएंट डिविडेंड दिया जाए शेयर होल्डर्स को, एंड ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली इफ बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे कस्टमर को। एक बार एक करेंगे 4 पॉइंट फटाफट से, अगर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सर 2 मेन कैटेगरी है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री वाले गुड्स बनाते हैं, कॉमर्स वाले उसको उस गुड्स को हेल्प करते हैं कस्टमर तक पहुंचाने में। ठीक, इंडस्ट्री पर आ जाते हैं, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। गुड्स और सर्विस बनाने का काम इंडस्ट्री वालों का है, और कॉमर्स वालों का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स और सर्विस। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जो बनाना है उससे लेकर के कस्टमर तक पहुंचाना। आते हैं इंडस्ट्री के अंदर 3 टाइप की इंडस्ट्री हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टेरिटरी। टेरिटरी का दूसरा नाम सर्विस इंडस्ट्री भी। इंडस्ट्री के 3 नाम प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी पर आते हैं सर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। क्या समझिए सर, एक मान लीजिए कोई जमीन से मैं खुदाई करके माइनिंग करके कुछ निकाल रहा हूँ, मान लो कोयले की खान से कोयला निकाल रहा हूँ, सबसे बेसिक काम हो गया क्योंकि मेरे से पहले स्टेप कोई नहीं है ना, जो बेसिक जो खाने हैं वो बनी हुई हैं, या मैं सपोज फार्मर हूँ, मैं गेहूं निकाल रहा हूँ तो मेरा मतलब फर्स्ट स्टेज मेरी हो गई। ठीक, तो पहला प्राइमरी काम तो ये हो गया। उसके बाद जो मैं सामान निकाला, सपोज कोयला वगैरह निकाला, मैंने कुछ और सामान निकाला जमीन से या खोदा या खानों से निकाला, वो मैंने दूंगा, मेरे से कौन खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर, इसकी फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, उसके लिए ये सब रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल मुझसे लेगा वो सामान और फिर अपनी फिनिश गुड्स बनाएगा। ठीक है जी, तो सेकेंडरी वाले में हो गया मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट वाले में हो गया एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, निकालना जमीन से, और मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सेकंड वाला स्टेज हो गया। टेरिटरी में सर्विस देने से, जैसे कि टीचर्स। नीचे पढ़ते हैं डिटेल में कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वाले नेचुरल रिसोर्सेज दे रहे हैं उनको, और वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, जो हम बेच रहे हैं वो उनके रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री की 2 कैटेगरी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होगा सर? इंडस्ट्री अंडर व्हिच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ या वाटर या एयर, ऑयल, आयरन, गैस, माइनिंग करना। लुम्बरिंग में जो आ जाते हैं पेड़ वगैरह से निकालते हैं, तो लुम्बरिंग में वो आते हैं। हंटिंग में जानवरों का शिकार करते हैं, फिशिंग में मछली निकालते हैं। जेनेटिक पे आ जाते हैं इंडस्ट्रीज अंडर व्हिच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। ब्रीड्स मतलब उनकी जो वंशज हो गई, जो एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचिंग, कैटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा। मतलब जहाँ मुर्गियाँ वगैरह हो गई
तो वहाँ मुर्गियों ने बच्चे दिए, वो उसका यूज कर लिया, अंडे आके निकाल दिए, तो ये जेनेटिक वाले में जो जीन से बन रहा है। समझ पा रहे हैं? सेकेंडरी पे आगे, सेकेंडरी वाले क्या कर रहे हैं जी, प्राइमरी वालों से सामान ले रहे हैं, वो उनके रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड्स बना रहे हैं। अंडर दिस इंडस्ट्री नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे? बाय यूजिंग प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग, जो पहली चीज प्राइमरी वाला ऑलरेडी बना चुका है। जैसे कि कॉटन प्रोड्यूस करना, ये प्राइमरी इंडस्ट्री हुई। क्लोथ बनाना कॉटन से, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली हुई, सेकेंडरी वाली। इट इज ऑफ टू टाइप्स, सेकेंडरी दो टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। These industries convert raw material और सेमी फिनिश प्रोडक्ट, क्या मतलब वो सेमी फिनिश का जो इनकम्प्लीट आधा अधूरा है, मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं कच्चा और फिनिश गुड्स भी नहीं है पक्का। जैसे हमने मान लीजिए केक बना रहा हूँ और मैं मैदा ले आया, तो मैदे से मैंने फिलहाल ब्रेड बना ली, तो ये ब्रेड जो है वो सेमी फिनिश कहलाएगा, रॉ मटेरियल भी नहीं है, मैदा भी नहीं है और फिनिश भी नहीं, केक भी नहीं बना। ठीक है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स एग्जांपल पेपर फ्रॉम बम्बू, शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनती है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। देखो जी क्या क्या है, एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। ये 4 रास्तों से गुजरते हुए, 4 प्रोसेस से, मशीन 1 समझ लो, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। एनालिटिकल, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एग्जांपल, जो कच्चा तेल होता है उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है। प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रीज वेयरइन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि स्टील आयरन से, शुगर और पेपर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां प्रोसेस करके बनेगी चीज। सिंथेटिक, many raw material are mixed to produce more used products, जैसे कि पेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब 5 चीजों को मिला दिया हमने, उससे ये चीज बनती है सिंथेटिक में। असेंबलिंग, wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product। एग्जांपल, कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स, टेलीविजन। सर हम किसी ब्रांड के मर्जी में सोनी का टीवी लेकर के आए, उसके अंदर हर एक पार्ट सोनी ने नहीं बनाया, उसका काम असेंबल करना, और मेन चीज एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जिसके लिए फेमस है, वो चीज वो खुद बनाता है। बाकी हर चीज अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, उनसे परचेस करके असेंबल कर रहा है। असेंबलिंग वाले में इनफैक्ट जैसे हम साइकिल कभी देखा हो, साइकिल वाले की दुकान पर ट्रक आता है साइकिल का, तो साइकिल उसके अंदर रेडी नहीं होती, मतलब उसके अंदर टायर्स अलग जगह रखे होंगे कार्टन में, हैंडल अलग कार्टन में रखा होगा, ऐसे रखा होता है, और गोदाम में ऐसे रखी जाती है उनकी। जब हम कहते हैं हमें ये वाली साइकिल चाहिए और मांगने वाला कलर एवरेबल कलर, तो कहते हैं गोदाम से ला, तो गोदाम में जाकर के बनाता है वो साइकिल को, हैंडल अलग, टायर अलग ऐसे रखा होगा। सिंपल सी बात है ना, वो सारी साइकिलें बना करके रखेंगे तो बहुत स्पेस ले जाएगा, स्पेस की शॉर्टेज सभी के पास होती है, तो असेंबल नहीं करते, ऐसे ऐसे रख देते हैं, और जो एक एक मॉडल होता है उसको असेंबल करके वो रहता है शोरूम में। ये डिजाइन की हमारे पास साइकिल है, अब कोई साइकिल बिक गई तो वहाँ पर एक और साइकिल रखनी है, तो गोदाम से असेंबल करके लेकर गए। असेंबलिंग का मतलब अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके बनाना, दिस इज असेंबलिंग। सेकंड है जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, डैम से पानी के लिए बनते हैं, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स, कैनल्स। ये अंदर जाने के लिए, किसी पहाड़ से नीचे अंदर जाने के लिए या ट्रेन को निकालने के लिए बनते हैं टनल्स। टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री includes those services which help business to move smoothly, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, बैंक की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी। तो स्टोरेज की फैसिलिटी कैसी होती है? ये भी बहुत फेमस हुआ है कुछ सालों से बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज। इसमें क्या होता है सर, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भाई खेती कर ली, आलू वालू जो भी है, टमाटर वगैरह उग गए, अब उनको बेचने हैं। अब उनके साथ दिक्कत पता क्या होती है, जैसे टमाटर वगैरह है, उनको आज ही बेचने हैं, 2-3 दिन अगर उनके पास रखे रहे तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। मान लो आज ऐसे में क्या होता था, लोग किसान का शोषण करते हैं कि भाई हम तो इतने देंगे, पैसे कम देते हैं, मतलब उनको बेचना पड़ता है।
ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आया कोल्ड स्टोरेज का। इसमें क्या होता है कि हम इस मतलब जो किसान है उनके पास जाएगा कि भैया मेरे टमाटर रखे हुए हैं टन और ये तुमको स्टोर करना। वो कहता है जी मैं पर किलो इतने पैसे लूंगा आपसे। उसके पास क्या है, तो समझ लीजिए 3-4 मकान बड़ा फ्रिज है, इतना बड़ा फ्रिज है समझ लीजिए, 3-4 मकान बड़ा, उसके अंदर सामान रखते हैं। उसके अंदर सामान मतलब फ्रिज के लेवल पे डिग्री जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के लेवल पर आएगा, सामान खराब नहीं होगा। कई टन सामान रख सकते हैं उसके अंदर, उनसे किराया लेते हैं बस, वो पर डे और वेट के हिसाब से और डे के हिसाब से वो किराया लेते हैं। उस किसान को ये हो गया कि हल्का सा कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन मेरा मैं जब रेट बढ़िया हो जाएंगे तब बेचूंगा, जब मैं कम क्वांटिटी में बेच सकता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी नहीं बेचने की सारी इकट्ठे बेचने। ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जिसमें हमें कुछ फैसिलिटी मिल रही है सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी, एडवर्टाइज करके हम कंपनी की सेल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द इंडस्ट्री अंडर व्हिच द फॉलोइंग कम अंडर। आप ट्राई करेंगे चारों के चारों कौन से में कौन सी लग रही है, खुद से आंसर लिखें। उसके आगे बाद में काट के दोबारा करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, तो आपको ठीक लगे आंसर लिखें। पहले वाला है माइनिंग प्रोजेक्ट, इसमें आंसर आएगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव। प्राइमरी इंडस्ट्री ये भी हमें वर्ड लिखना है और एक्सट्रैक्टिव ये भी है। प्राइमरी के अंदर कौन सा ही पता होना चाहिए। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ऑयल रिफाइनरीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिक्स। उसकी चारों वर्ड है सर। सेकेंडरी इंडस्ट्री ये भी मेंशन करना है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री से है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनालिटिक्स है। थर्ड वाला सीमेंट इंडस्ट्री, मैं एनालिटिक को काट करके मैं सिंथेटिक कर रहा हूं, बाकी आंसर सेम। सेकेंडरी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है और सिंथेटिक। फोर्थ वाला यूपी में शुगर केन की फैक्ट्री है, सिंथेटिक को काट करके मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं, ये प्रोसेस चलेगा, गन्ने से चीनी बनाएंगे, प्रोसेस चलेगा, प्रोसेसिंग में आगे। बढ़ेंगे आगे। अब कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं जी। कॉमर्स के अंदर हम इन मैन्युफैक्चरिंग वालों को सर्विस दे रहे हैं, इनका सामान पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक। मीनिंग commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from producer to customer, जो बना रहा है उससे लेके कस्टमर तक पहुंचाना। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and service। फ्री का मतलब यहाँ पर मुफ्त से नहीं है, फ्री का मतलब यहाँ पर कि बिना कोई बाउंडेशन के। जैसे हम कहते हैं कोई आज हमारे मतलब देश में इतनी आज़ादी है कि हम फ्रीली घूम सकते हैं, तो फ्रीली का मतलब हम बिना किसी बाउंडेशन के घूम सकते हैं। यहाँ पर फ्री फ्लो वाला फ्री कि बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी दिक्कत के फ्लो हो सकता है। जैसे नए बिजनेसेस की दिक्कत 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ेंगे रियल इकोनॉमिक्स के अंदर। 1991 में मनमोहन सिंह जी क्या लेकर आए थे, पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी फॉरेनर को अगर बिजनेस इंडिया के अंदर बिजनेस करना तो बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशंस हैं, बहुत ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, तो लोग कर नहीं पाते थे। तो देखा हमने इंडिया मतलब गरीब है, गरीब रह गया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर फॉरेन के लोग यहाँ पर आकर के अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, भले अर्निंग उनकी होगी, अर्निंग यहाँ की भी तो होगी, यहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट तो और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो बाकी लोग भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे ज़्यादा लोग ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं का तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बात होगी,
पहले एक दो कंपनियां थी, सैमसंग और माइक्रोमैक्स, दो ही फेमस सी कंपनियां थी। तो दो ही कंपनियां हैं, महंगा रेट फीचर्स का। जब ज़्यादा कंपनियां आई, कंपटीशन आया, तो ज़्यादा फीचर्स और रेट कम, तो सभी का फायदा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि किसी को भी इंडिया में कंपनी खोल ली, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाओ, छोटी मोटी 3-4 फॉर्मेलिटियाँ पूरी करो, तो आपका मान लिया जाएगा आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने, स्टार्ट कर दो। तो इसको ईजी कर दिया, मतलब फ्रीली फ्लो कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन। उन्होंने ये काम करा, उससे फिर बाढ़ आई काम की, लोगों की, और अच्छा बिजनेस ग्रो करता रहा। कम्युनिकेशन की बात करो, उन्होंने बताया 1991 में करोड़ की रिफॉर्म आए थे, फॉरेन की कंपनी यहाँ पर आने लगी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन की फैसिलिटी कम है, 90s के टाइम पे, 95 इसके टाइम पर क्या था, मैं तो सबसे पता है कि भाई लैंडलाइन सिर्फ हुआ करता था, मोबाइल में तो पहले तो बहुत रेयर था, लैंडलाइन भी मिलता नहीं था। लैंडलाइन के लिए अगर हम आज अप्लाई करेंगे तो मतलब 6 महीने बाद कनेक्शन लगाने के लिए आएंगे, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है उनके पास। एक होती थी फैसिलिटी तत्काल की, का मतलब इमरजेंसी, मैं तत्काल का फॉर्म भरता हूँ तो मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, तो भी 1 महीने बाद लगेगा मेरे, ये पोजीशन थी। अब वो जो फॉरेन कंपनी थी वही कह रही थी कि इंडिया में अगर हम काम करेंगे तो टेलीफोन की हमें कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, वो फैसिलिटी आपके यहाँ आएंगी, हम काम कैसे करें। फिर गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी, उसके बाद से बाढ़ आ गई लोगों को। क्या अनाउंसमेंट करी? टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है, देखो, हेवन का मतलब स्वर्ग, टैक्स स्वर्ग क्या मतलब क्या हुआ, क्या मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है पब्लिक में कि कोई भी कंपनी आए इंडिया में और टेलीकम्युनिकेशन का कंपनी खोले, जितना मर्जी कमाए, 5 साल तक 1 रुपये टैक्स नहीं देंगे। करोड़ों अरबों कितना भी कमाओ, आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड टैक्स हेवन पीरियड। इसलिए कंपनियों की बाढ़ आ गई। उसी के बाद से एयरटेल, एयरसेल था और एमटीएस था, ऐसी करके बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी। उसके बाद अगर जियो ने कंपटीशन इतना ले गई कि बाद कंपनियां बंद हो गई, तो इतनी कंपनी इस वजह से आई थी, एकदम से ना बहुत ज़्यादा कंपनियां वो इस वजह से आई। गवर्नमेंट ने ये वाला अनाउंसमेंट की कि टैक्स का, ये लॉजिक था उसके पीछे। तो फ्री फ्लो से होता है, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलोज, रिमूवल ऑफ, इन चीज को हटाना, रिमूव करें, हिंड्रेंस मतलब दिक्कत है, पर्सन की दिक्कत है ट्रेड से, प्लेस की दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन से, टाइम की दिक्कत है वेयर हाउस, वेयर मतलब गोदाम, ठीक। वेयर हाउस को गोदाम भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं, ऑब्लिक करके लिखते हैं वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग के बराबर में ऑब्लिक करके गोदाम, फिर एक और ऑब्लिक करके स्टोर। एक ही चीज के 3 नाम, एक ही चीज के 3 नाम। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क की दिक्कत रहती है तो उसका इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, पैसों की दिक्कत रहती है, फाइनेंस की दिक्कत रहती है तो उसके लिए बैंक सॉल्यूशन है, इन्फॉर्मेशन की दिक्कत रहती है, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी रहती है। तो ये सारी फैसिलिटी इन्होंने, मतलब ये चीज बनाई, कॉमर्स ने ये काम करा, ये सारी दिक्कतें खत्म करी इसके थ्रू। मतलब चार्ट में दिखा रखा है दिक्कत किस चीज की है, फिर ये बता रखा है कि किस वजह से दिक्कत खत्म हुई। पहला, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन की दिक्कत कैसे? बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? बाय एंड सेल। कौन करता है ये? 2 लोग करते हैं। कौन कौन? होलसेलर और रिटेलर। तो पर्सन की दिक्कत मतलब प्रोड्यूसर को ये दिक्कत है, भाई कौन सा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मेरे फैक्ट्री से बनाऊं सामान कस्टमर तक पहुंचा दे, तो उसके लिए 2 लोग आ गए, होलसेलर रिटेलर। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट ऑफ फॉर सेल। सर मैं अलग अलग गली के अंदर तो नहीं खोल सकता अपनी फैक्ट्री, लेकिन कस्टमर गली गली में है तो उन तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। तीसरा, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। सर कस्टमर की जो डिमांड आएगी वो एक एक करके आएगी, क्योंकि कस्टमर इकट्ठे 500 कोल्ड ड्रिंक नहीं मांग लेगा, लेकिन फैक्ट्री में तो 2-2 कोल्ड ड्रिंक बनेगी नहीं, उसमें तो बल्क में बनेगी। तो वेयरहाउस की फैसिलिटी से हम इकट्ठे बना सकते हैं, वहां पर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज की दिक्कत खत्म हो गई, टाइम की दिक्कत खत्म हो गई स्टोरेज की, वेयरहाउस की वजह से। बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब बना के रख दिया,
अब जब मर्जी बिकता रहे। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। सिंपल सी बात है, मेरी खुद की दुकान है, छोटी सी दुकान है, इंश्योरेंस नहीं भी कराऊंगा चल जाएगा क्योंकि मैं मेरी निगरानी में है सामान। कंपनी में सर मुकेश अंबानी रिलायंस चला रहा है, वो हर जगह ब्रांच में जाके चक्कर नहीं लगाता कि सब कुछ सही करके नहीं, कहीं भी चोरी हो सकती है। सिंपल सी बात है, मेरे अगर प्रॉपर्टी में, हमारी प्रॉपर्टी में अगर कोई मिसहैप हो जाती है, मान लो फायर लग जाती है, तो हम उसको सेव करने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन हमारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं अगर वहां पर, तो वो तो अपने को बचाएगा, जगह को नहीं बचाएगा, इसलिए इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाता है। इंश्योरेंस बताता हूँ जी आपको। 1987 में रिलायंस कंपनी ने बहुत बड़ा प्लांट, बड़ी मशीन लगाई थी एरिया में, और उस एरिया में बाढ़ आ गई और वो सारी फैक्ट्री गायब हो गई, खत्म हो गई। जब ये न्यूज मार्केट में फैली तो रिलायंस का शेयर उस टाइम 1100 रुपए का था, वो सिर्फ 300 रुपए रह गया। मतलब सपोज मैंने रिलायंस की कंपनी में 11 लाख रुपए लगा रखे थे, तो मेरे 11 लाख रुपए गिरा, सिर्फ 3 लाख रुपए रह गए, 8 लाख का नुकसान हो गया। सभी के साथ ऐसा हुआ क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि भाई ये कंपनी के इतने बड़ा प्लांट खराब हो गया, बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक, अच्छे थे। लेकिन जब धीरूभाई अंबानी उस टाइम उनके ओनर थे, जो मुकेश अंबानी के डैडी थे, तो उन्होंने आकर के एक अनाउंसमेंट करी, स्पीच में एक अनाउंसमेंट करी उन्होंने। उस अनाउंसमेंट से 300 का शेयर सीधा 1200 पहुंच गया, उस एक अनाउंसमेंट के 5 मिनट के अनाउंसमेंट से। उन्होंने अनाउंसमेंट ये करी कि हमारी फैक्ट्री ओवर इंश्योर्ड थी, मतलब जितने रुपए का भी नुकसान हुआ उससे ज्यादा का हमने इंश्योरेंस करवा, और इसकी ये सुनते अब सेफ्टी हो गई, टेंशन खत्म हो गई, और वापस से शेयर, तो लोगों को शेयर को डर लगा था कंपनी बंद ना हो जाए नुकसान के चक्कर में, वो रिस्क खत्म। तो इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज है सर, जो रिस्क फ्री करती है। फिफ्थ पॉइंट है जी, बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, देखिए मैं ऑनलाइन हम सप्लाई भी करते हैं, जैसे फोटो का पेपर आता है, सेंचुरी, बिंदल, ये कंपनी के नाम है, फोटोस्टेट का जो पेपर होता है। अब इसको क्या होता है, इसके पेपर अप एंड डाउन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड वगैरह आ गया तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी की सेल डाउन हो गई, पेपर के रेट डाउन हो गए, बहुत कम हो गए रेट पेपर के। ठीक, अच्छा जी। अब जैसे वापस स्कूल खुल गए तो रेट वापस से अप हो गए। ठीक है जी। अब जिस जो बिजनेसमैन, सपोज मैं हूं, मुझे पता है कि यार अगले महीने रेट बढ़ने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले, रेट बढ़ेंगे पेपर के। मेरे पास अगर खूब अच्छा खासा पैसा है तो मैं आज ही वो पैसे से पेपर दूसरा खरीद के स्टोर कर लूंगा अपने पास, फिर जैसे महंगा होगा तब बेचूंगा। लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, मुझे नहीं पता प्रॉफिट अच्छा होगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? फिर बैंक मुझे अगर अरेंज करके दे दे पैसा, लोन पर दे दे, तो बैंक इंटरेस्ट में से लेकर 10%, 12%, 15%, और मैं कमा लूंगा साल का 25%, 30%। तो ये जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है ये हमारे दूर कर देता है, दूर कर देता है बैंक। बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एक्वायर मतलब पाना, खरीदना, परचेज करना रॉ मटेरियल और बाकी अदर खर्चे मीट करना। 6 पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट रिमूव करती है दिक्कत इंफॉर्मेशन की, बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, कोई नई चीज मार्केट के अंदर आई है तो हमें घर बैठे तो पता लगेगी, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तभी पता लगेगी। एडवर्टाइजमेंट का मोड कैसा भी हो सकता है, टीवी चैनल या फेसबुक या कोई और अदर मीडिया। यहाँ पर रेटिंग दे एक बार हमने पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, पेज नंबर 12। कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। पहली है ट्रेड, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, तो ट्रेड वर्ड का मीनिंग है बाय एंड सेल, मतलब हम बना नहीं रहे, हम सिर्फ खरीद रहे हैं, बनी बनाए आइटम और उसको बेच रहे हैं। ठीक। इंटरनल मतलब कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पर कंट्री के अंदर अंदर, और यहाँ पर कंट्री के बाहर। इंटरनल कंट्री के अंदर अंदर, एक्सटर्नल कंट्री के बाहर। अब कंट्री के अंदर दो टाइप से होगी सर, एक होलसेल और एक रिटेल।
होलसेलर सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, ट्रक भर भर के तो अपने बड़े बड़े गोदाम में रख लेता है। तो इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर सिंगल सिंगल क्वांटिटी में कस्टमर को बेचता है। ठीक, जैसे कि मार्कर हो गया, तो मार्कर में रेनॉल्ड कंपनी ने बनाया बल्क में बहुत ज्यादा, वो तो मैन्युफैक्चरर हो गया, वो यहाँ नहीं है। तो एक होलसेलर ने इसके एक ट्रक भर करके मार्कर मंगा लिया अपने पास, बहुत सारे अपने गोदाम में रख लिए। तो एक जो आपको जो रोड पर हम दुकान देखते हैं वो रिटेलर है, वो जाता है उस दुकान उस होलसेलर के पास, कहता है जी एक डिब्बे मार्कर के दे, एक डिब्बे में 10 पेन आते हैं, ठीक, और डिब्बे खरीद के ले आता है। तो कस्टमर आता है, मैं कस्टमर के पास गया, उनके पास एक पेन चाहिए, तो उन्हें एक पेन रख दीजिए। तो दो हो गए ट्रेड वाले, होलसेलर और रिटेल। ठीक है जी। एक्सटर्नल पे आते हैं, एक्सपोर्ट, इंडिया में बनाकर बाहर बेचना। इंपोर्ट, बाहर बनी हुई चीज है वो इंडिया में लेकर के आना। सर हर कंपनी हर चीज में बेस्ट नहीं होती, इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर नहीं बनती तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं बनती तो हम इंपोर्ट करते हैं। पढ़ते हैं एक बार। Trade refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. It is classified into two category. पहला internal trade. It takes place within the country, country के अंदर अंदर. Internal trade is classified into two category. पहला wholesale trade refers to buying and selling of goods of a है। यहाँ पे F by F को F लिख लें यहाँ पर। Buying and selling of goods in large quantity, बड़ी क्वांटिटी में। A wholesaler buys goods in large quantity from producer and sell them to other dealer. आगे, he serves as a connecting link between the producer and retailer. एक बीच में लिंक बन रहा है प्रोड्यूसर और डीलर के। रिटेल ट्रेड का जाते हैं बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में, और बेचना किसको? अल्टीमेट कस्टमर को बेचना। पॉइंट नंबर 2, एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड का मतलब यहाँ पर ट्रेड दो कंट्रियों के बीच में हो रही है। पहला इंपोर्ट करना, अदर कंट्री से खरीद करके लाना। दूसरा एक्सपोर्ट करना, अदर कंट्री में बेचना। तीसरा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या है ये देखिए सर, किसी चीज की ना इंडिया में सपोज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज रॉ मटेरियल खरीद करके लाए हम चाइना से और इंडिया में मैन्युफैक्चर करा और उसको यूएस में बेच दिया, तो ये इंपोर्ट भी है और ये एक्सपोर्ट भी है, दोनों काम है, तो इंटरपोर्ट इसे कहते हैं। पढ़ लीजिए एक बार। When goods are imported for export to other country, हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से और एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री को, तो इसे इंटरपोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे फिर से ट्रेड वाला टॉपिक यहाँ पर